हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन और वो भी एक क्वालिटी एजुकेशन। और आपको मैं एक बार बताना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के सारे बुक्स एंड ई बुक्स अवेलेबल हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, सिंपल, आपको यहां पर डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आप फिलअप करें, फिर जो हमारी टीम है वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगी, है ना। तो ये जो बुक्स अवेलेबल हैं ये डिफरेंट सेगमेंट्स में हैं, लाइक आपका मैंने कहा सैंपल पेपर बुक्स हैं, मल्टीपल चॉइस बुक्स हैं, ऐसे आपके बहुत सारे कैटेगरीज में आपको बुक्स मिलेंगे। तो आप सिंपल फॉर्म फिलअप करें, बाकी टीम हमारी आपसे कांटेक्ट करेंगी, है ना। तो चलें अभी अपन शुरू करते हैं आपके क्लास 12 जिसका जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट, उसका हम आज देखने वाले हैं लास्ट पार्ट एनसीईआरटी सॉल्यूशन का। ठीक है, तो हमने यहां पर 3 पार्ट खत्म किया है, मतलब क्वेश्चन नंबर 19 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 20 टू क्वेश्चन नंबर 26 तक, मतलब आज की वीडियो में अपना एनसीईआरटी सॉल्यूशन ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करें। देखो यहां पर क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 20 में, देखो, अ सीरीज एलसीआर सर्किट विथ L इक्वल टू दिस, C इक्वल टू दिस, R इक्वल टू दिस is connected to a 230 volt variable frequency supply। ठीक है, ओके। What is the source? यहां पर जो सोर्स है ना उसका फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है, ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, ओके। What is the source frequency for which current amplitude is maximum? सोर्स फ्रीक्वेंसी कितना दें ताकि जो करंट एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम हो। तो करंट एम्पलीट्यूड का मतलब आई नॉट, मतलब पीक करंट मैक्सिमम हो, मतलब ये तो रेजोनेंस कंडीशन की बात कर रहा है वो। ठीक है, रेजोनेंस कंडीशन में ही करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है। तो यहां पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिमांड कर रहा है हमसे, वो है कि नहीं। ठीक है, ऑब्टेन दिस मैक्सिमम वैल्यू, तो यहां पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालनी है, उसके बाद वो जो मैक्सिमम करंट एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू भी निकालनी है अपन को। ठीक है, आओ निकालते हैं। ध्यान देना आप लोग, यहां पर इधर देखो, यहां पर पहले मैं निकालूंगा, ऐसा बोलूंगा मैं, सिंस करंट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम at resonance। ठीक है, तो रेजोनेंस कंडीशन पे करंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो अब देखो यहां पर ध्यान से, मतलब यहां पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वो होता है 1/√LC। ठीक है, अब बताओ वैल्यू पुट करते हैं। आओ, इंडक्टर कितना है 0.12 हेनरी और कैपेसिटेंस कितना है 480 नैनो फैराड। ठीक है, तो 480, ये देखो, ये आपका हो गया 0.12 और यहां पर है आपका 480 नैनो फैराड। नैनो का मतलब 10 की पावर -9 इंटू करना होगा फैराड में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, एक बार वैल्यू और चेक कर लेते हैं, 0.12 480। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो ओमेगा आर कितना हो जाएगा, तो ओमेगा आर हो जाएगा 1/, ठीक है, यहां पर देखो ध्यान से, √ऑफ 0.12 को लिख सकते हैं क्या, 12 इंटू 10 की पावर -2, है ना। ठीक है, अब देखो यहां पर ये आपका है 480, ठीक है, इंटू 10 की पावर -9, है ना। अब देखो ध्यान से, यहां पर 1/√ऑफ, ठीक है, 12 इंटू 48 को साथ में लिखो और 10 की पावर -2, 10 की पावर -9 -11 हो गया और ये 0, तो 10 की पावर -10 हो गया। ठीक है, चलो, तो अब देखो कितना हो जाएगा आपके पास। तो एक काम करते हैं, अगर मैं यहां से थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाऊं, तो अगर मैं यहां से 3 कॉमन ले लेता हूं, 3, एक काम करो, तुम ये बताओ 48 को लिख सकते हो क्या 3 इंटू व्हाट 16, है ना। ठीक है, और ये हो गया आपका 10 की पावर -10, वैसा का वैसा,
लिख सकते हैं ना। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि यहां पर 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा 36, वो उसका रूट पॉसिबल हो पाएगा, और ये 16 का भी रूट पॉसिबल हो पाएगा, और इसका भी रूट पॉसिबल हो पाएगा, तो कैलकुलेशन विल बी इजियर, है ना। ठीक है, तो आप देखो यहां पर ओमेगा आर इज इक्वल टू 1 अपॉन, आप ही बताओ 12 3 जा 36, और 36 का रूट कितना होता है 6, 16 का रूट कितना होगा 4, और 10 की पावर -10 का रूट कितना होगा 10 की पावर -5। ठीक है, चलो अब बताओ कितना हो जाएगा, ये ऊपर गया 10 की पावर 5 अपॉन 6 इंटू 4, अभी इंटू नहीं कर रहा हूं उसको मैं। 10 की पावर 5 में अगर तुम 100 निकाल लो तो ये देखो 6 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा कैंसिल 25, है ना। अब बताओ कितना हो जाएगा ये, तो 25,000 अपॉन 6। अब अगर सॉल्व करेंगे इसको तो 6 4 जा 24, ठीक है, और फिर कितना आएगा आपके पास 24, 1 0 1, फिर 4 0, मतलब 4 0 का मतलब हो गया 6, 36, 4 0 अगेन 6, ठीक है, फिर आपका 0 मतलब हो गया कितना आपके पास 4166.6666 रेडियन पर सेकेंड, है कि नहीं। इतना होगा आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ अब अपन को निकालना है वो मैक्सिमम करंट भी, मतलब करंट एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। तो अब मेरी बात को सुनना, ये है तो सर्किट वैसे एलसीआर, लेकिन अगर रेजोनेंस कंडीशन होता है तो एक्सएल और एक्सी की वैल्यू बराबर होती है, ठीक है। तो आपका जो इंपेडेंस होगा वो किसके बराबर होगा, रेजिस्टेंस के ही बराबर होगा, है ना। चलो मैं समझाता हूं, यहां पर ध्यान देना, इधर देखो, आप ये बताओ, मैं यहां पर कहूंगा कि जो आपका करंट एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू है वो होगा आपका ई नॉट अपॉन जेड, ठीक है। अब देखो यहां पर ई नॉट अपॉन जेड, तो अगर हम सीरीज एलसीआर में जेड की बात करें तो ये होगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, बट हम यहां पर ये कहते हैं, ये देखो हम यहां पर ये कहेंगे सिंस एट रेजोनेंस एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, तो अगर दोनों बराबर हैं तो ये 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो आप बताओ आई नॉट मैक्सिमम इज इक्वल टू ई नॉट। अच्छा, ई नॉट जो होता है ना वो क्या होता है, आरएमएस वोल्टेज इंटू √2 लिख सकते हैं ना। देखो कितना आरएमएस वोल्टेज 230, जो यहां पर गिवन रहता है ना वोल्टेज वो आरएमएस रहता है। तो आप बताओ आरएमएस वोल्टेज गिवन है 230, उसमें √2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो पीक वोल्टेज मिलता है अपन को, ठीक है। आओ अपॉन अंडर रूट ऑफ, आप ये बताओ जब दोनों बराबर हैं 0 हो गया ये, तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर ना सिर्फ, मतलब स्क्वायर और रूट कैंसिल, मतलब 230 √2 होल अपॉन रेजिस्टेंस, और कितना है रेजिस्टेंस आपका 23 ओम। तो आप बताओ 23 ओम, है ना। तो सिंपल कहानी, ये कट गया तो 10 √2 इज द मैक्सिमम करंट, और अगर चाहो तो 10 इंटू 1.414 कर दो तो आपका 14.14 एम्पियर हो जाएगा करंट एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट क्या बोलता है। आओ सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, ध्यान देना। व्हाट इज द सोर्स फ्रीक्वेंसी फॉर विच एवरेज पावर एब्सॉर्ब्ड बाय द सर्किट इज मैक्सिमम। अब वो ये बोल रहा है कि सोर्स फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए ताकि जो एवरेज पावर है एब्सॉर्ब बाय द सर्किट इज मैक्सिमम, एंड ऑल्सो ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ दिस मैक्सिमम पावर। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। अगर मैं आपको बात करूं, ठीक है, देखो बी पार्ट की, तो सीरीज एलसीआर में जो एवरेज पावर होता है वो होता है ERMS,
इंटू IRMS इंटू cos फाइ, ये होता है आपका, है कि नहीं? ठीक है, अब देखो ध्यान से यहां पर, अगर मुझे ये एवरेज पावर मैक्सिमम चाहिए तो यहां पर फाइ की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0। बोलो हाँ है ना? मतलब ये cos फाइ 1 होना चाहिए ना, तभी ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब जरा दिमाग लगाओ कि अगर cos फाइ 1 होगा मतलब फाइ 0 डिग्री होगा, मतलब आपका जो LCR सर्किट है वो एक रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, हाँ है ना? ठीक है, और वो अगर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, एक LCR सर्किट, मतलब एक तरीके से वो रेजोनेंस कंडीशन ही है ना। मतलब हम यही कहेंगे ना कि जब आपका LCR सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में होगा, उस केस में आपका वो सर्किट एक रेजिस्टिव होगा। क्यों? क्योंकि XL और XC की वैल्यू बराबर है, तो उनका डिफरेंस 0 हो गया, तो इंपेडेंस R के ही बराबर हो गया, जैसा अपन ने अभी यूज भी किया है ना। तो आपका नेट रेजिस्टेंस आपका R ही है, तो सर्किट इज रेजिस्टिव। और ये मैंने कंसेप्ट वीडियो में बता चुका हूं मैं कि अगर रेजोनेंस कंडीशन होगा तो सर्किट विल बिहेव एज अ रेजिस्टिव, मतलब वहां पर फेज डिफरेंस 0 होगा, हाँ है ना। तो यहां पर ये बोल रहा है ना कि किस फ्रीक्वेंसी पर एवरेज पावर मैक्सिमम होगा, तो वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ही है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर देखो ध्यान से, हम ऐसा बोलेंगे, फॉर एवरेज पावर टू बी मैक्सिमम, यहां पर हम बोलेंगे cos फाइ शुड बी इक्वल टू 1, मतलब फाइ इक्वल टू 0 डिग्री, देयरफॉर सर्किट विल बी रेजिस्टिव, है कि नहीं? देयरफॉर विच इज पॉसिबल, ऐसा बोलेंगे, which is possible at resonance condition, हाँ है ना, ये पॉसिबल है, ये संभव है रेजोनेंस कंडीशन में। देयरफॉर आपका फ्रीक्वेंसी इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, है ना, जो हम निकाल चुके हैं। कितना निकाल चुके हैं? 4166.6 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो 4166.6 रेडियन पर सेकेंड, ये थी ना आपकी यहां पर, हाँ है ना? ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका सिंपल। ठीक है, अच्छा, यहां पर अभी हमने क्या निकाला कि किस फ्रीक्वेंसी पे एवरेज पावर मैक्सिमम होगा, तो वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। अब उसने ये भी तो बोला है कि बताओ वहां पर वो मैक्सिमम पावर होगा कितना। ठीक है, तो ये देखो उसने बोला है ना, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ दिस मैक्सिमम पावर। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, यहां पर इधर ध्यान देना, तो यहां पर देखो मैं निकालने जा रहा हूं मैक्सिमम एवरेज पावर, तो ये कितना होगा? ERMS इंटू IRMS, क्योंकि cos फाइ तो 1 हो गया है ना मैक्सिमम के लिए। अब बताओ ERMS गिवन है अपन को, कितना गिवन है ERMS? आपका 230 वोल्ट, 230 वोल्ट है ना। अब IRMS कहां से निकालें? ठीक है, तो आप बताओ IRMS को क्या लिख सकते हैं हम लोग? ERMS अपॉन रेजिस्टेंस, मतलब Z, लेकिन रेजोनेंस कंडीशन चल रहा है तो Z की वैल्यू R ही होगी ना। ठीक है, तो आप बताओ 230, ये भी आपका 230 अपॉन रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस कितना है? 23 ओम, ये कैंसिल 10, तो आप बताओ 2300 वॉट हुआ कि नहीं हुआ मैक्सिमम पावर। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। नाउ अब देखते हैं थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है। देखो थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, फॉर विच फ्रीक्वेंसीज of the source is the power transferred to the circuit half the power at resonant frequency। मतलब किस फ्रीक्वेंसी पर
मैक्सिमम एवरेज पावर का आधा पावर ट्रांसफर होगा सर्किट में। किस फ्रीक्वेंसी पे? आप ये बताओ कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे क्या हो रहा था? आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रहा था रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर। अब वो बोलता है किस फ्रीक्वेंसी पर वो मैक्सिमम पावर का आधा पावर ट्रांसफर होगा, है कि नहीं? ठीक है, व्हाट इज द करंट एम्पलीट्यूड एट दिस फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, और उन फ्रीक्वेंसीज पर करंट एम्पलीट्यूड कितना होगा वो भी बताना है अपन को, है ना। आओ अपन यहां पर कुछ चर्चा करते हैं, ठीक है, ध्यान देना, अच्छा सवाल है ये। सी देखो, उसने बोला कि कौन सी फ्रीक्वेंसी पर आपका जो पावर होगा, एवरेज पावर, वो मैक्सिमम का हाफ होगा, है कि नहीं। तो वो फ्रीक्वेंसीज जो है ना, उसने बोला फ्रीक्वेंसीज, ये देखो शब्दों पे ध्यान दो, फॉर विच फ्रीक्वेंसीज, मतलब कोई एक फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, एक रेंज होगी, है ना। तो अब देखो ध्यान से, यहां पर सुनो मैंने क्या बोला। उसने बोला कि कौन सी फ्रीक्वेंसीज पर आपका जो पावर है वो मैक्सिमम पावर का हाफ ट्रांसफर होगा। तो एक काम करते हैं, पहले अपन ये निकाल लेते हैं कि मैक्सिमम पावर का जब हाफ पावर ट्रांसफर हो रहा होगा उस समय करंट एम्पलीट्यूड कितना होगा। आप ही बताओ, जब मैक्सिमम आपका पावर ट्रांसफर हो रहा होगा तो उस समय करंट एम्पलीट्यूड क्या होगा? मैक्सिमम होगा, है कि नहीं। तो जब आधा पावर ट्रांसफर हो रहा है उस समय करंट एम्पलीट्यूड कितना होगा, पहले वो निकाल लेते हैं, है कि नहीं। अभी ध्यान देना आप लोग, यहां पर इधर देखना, आप ये बताओ सोच के, मैं ये कहूंगा आप बताना, जो एवरेज पावर है मैक्सिमम, है ना, वो आपका डिलीवर किसको हो रहा है? रजिस्टर को डिलीवर हो रहा है ना, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपका सिर्फ जो सर्किट है वो एक रजिस्टर सर्किट है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम एवरेज की। तो मैक्सिमम एवरेज कब होगा आपका? जब आपका सर्किट रेजिस्टिव होगा, रेजोनेंस कंडीशन में। यही वाली वैल्यू निकाली अपन ने, है ना। तो अब देखो, इस एवरेज मैक्सिमम पावर को मैं लिख सकता हूं क्या ऐसा भी, IRMS स्क्वायर इंटू आर। बोलो हाँ है ना, ठीक है। अब देखो, क्योंकि यहां पर जो भी पावर डिलीवर होगा वो किसको डिलीवर होगा? सिर्फ रजिस्टर को डिलीवर होगा, है कि नहीं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब यहां पर इसको अगर मैं चेंज करूं I0 में, तो IRMS को लिखते हैं क्या हम लोग? I0 का स्क्वायर, देखो ऐसा, I0 अपॉन √2 इसका स्क्वायर, IRMS होता है ना I0/√2 का स्क्वायर इंटू आर। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं? हाफ ऑफ I0 स्क्वायर इंटू आर। बोलो हाँ है ना, ठीक है। अब बताओ, अपन ने अभी क्या बात की थी? मैं पहले करंट एम्पलीट्यूड निकालना चाह रहा हूं, कब? जब एवरेज मैक्सिमम का हाफ पावर डिलीवर हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहां पर, इसको अभी होल्ड पे डालो 1 दे करके, और यहां देखो ध्यान से, मैं चाह रहा हूं कि इसका आधा पावर डिलीवर हो, आधा पावर ट्रांसफर हो। तो एवरेज पावर मैक्सिमम का हाफ, उस समय अपना करंट एम्पलीट्यूड कितना होगा वो निकालना है। तो मान लेते हैं कि जब इसका आधा पावर ट्रांसफर हो रहा है तो करंट एम्पलीट्यूड जो है वो I0 डैश है कि नहीं भाई। जब मैक्सिमम एवरेज पावर है तब करंट एम्पलीट्यूड मैंने I0 माना, तो जब आधा पावर होगा तो हम क्या मान लेंगे? I0 डैश मान लेंगे, ठीक है। अब देखो, ये हो जाएगा आपका कितना? हाफ इंटू I0 डैश का स्क्वायर इंटू आर, है कि नहीं, ठीक है। अब देखो, इसकी वैल्यू कितनी है? हाफ इंटू I0 स्क्वायर इंटू आर होल अपॉन 2। ये देखो, इसकी वैल्यू ये यहां से पुट कर दी, और ये 2 वैसा का वैसा, हाफ I0 डैश स्क्वायर इंटू आर। अब देखो, यहां पर आपका हाफ कैंसिल, आर कैंसिल। तो अब बताओ, इसका जब स्क्वायर ट्रांसफर होगा तो I0 स्क्वायर का रूट I0 और 2 का रूट √2। इसका मतलब जब एवरेज पावर का आधा, मतलब मैक्सिमम एवरेज पावर का जब आधा पावर ट्रांसफर हो रहा होगा उस समय करंट एम्पलीट्यूड कितना होगा? I0/√2।
है ना, मतलब जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड करंट था उसका 1/√2 टाइम्स करंट वहां पर फ्लो कर रहा होगा। आ रही है बात समझ में आपको? ठीक है, तो अब देखो, अब मुझे यह देखना है कि ये जो आपका करंट एम्पलीट्यूड अब है, इस समय फ्रीक्वेंसीज कितनी कितनी हो सकती है ना। तो अब इसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ध्यान देना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो, मैं बनाता हूं यहां पर रेजोनेंस कर्व। ये देखो, ये रेजोनेंस कर्व है। ये जो आपका पीक करंट है ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे होता है, मतलब ये आपका मैक्सिमम करंट एम्पलीट्यूड है कि नहीं? ठीक है, अब बताओ, अभी जो केस है जब आधा पावर ट्रांसफर हो रहा है उस समय करंट एम्पलीट्यूड कितना है? अभी इसका 1/√2 ना, और इसका 1/√2 इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है कि नहीं? ठीक है, अब देखो, यहां पर देखो, मान लो ये वो पॉइंट है जहां पर इसका 1/√2 टाइम्स करंट है, तो इस करंट पे कितनी फ्रीक्वेंसी होगी मुझे ये निकालनी है ना। मान लो ये ω1 है कि नहीं? ठीक है, सिमिलरली इसके ठीक इधर भी, यहां पर भी हो सकता है इसका 1/√2 टाइम्स मैक्सिमम करंट एम्पलीट्यूड का। तो यहां पर देखो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे होगा? ω2। बोलो हाँ है ना, मतलब मुझे ω1 से लेके ω2 मुझे इसकी बात करनी है, मतलब ω1 पे और ω2 पर ये दो फ्रीक्वेंसीज होंगी जहां पर आपका जो करंट है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का 1/√2 है। मतलब ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसमें आधा पावर ट्रांसफर हो रहा है मैक्सिमम का, है ना। अपन ने क्या कॉन्सेप्ट की बात की थी कि मुझे यह पूछा गया था किस फ्रीक्वेंसीज पर, ठीक है, मैक्सिमम एवरेज का आधा पावर ट्रांसफर हो सर्किट में। तो मैंने पहले क्या निकाला कि जब मैक्सिमम पावर का आधा पावर ट्रांसफर हो रहा है उस समय करंट एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो वो जब निकाला मैंने तो करंट एम्पलीट्यूड कितना पाया मैंने? मैक्सिमम करंट एम्पलीट्यूड का 1/√2 टाइम्स, है कि नहीं? ठीक है, तो अब जब मैंने रेजोनेंस कर्व बनाया तो ये होता है आपका मैक्सिमम करंट एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू, उसका 1/√2 टाइम्स। तो वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो मान लिया कि ये करंट ω1 पे होगा और मान लिया कि ये करंट ω2 पे होगा, है कि नहीं? ठीक है, तो अब मुझे ये ω1 और ω2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसके लिए मैं जाऊंगा किसके ऊपर? किसके पास? Q फैक्टर के पास। तो ही वहां से ही मिल पाएगा अपन को ω1 और ω2 की वैल्यू। कैसे? ध्यान देना, आप ये देखो, ω1 से लेके ω2 इसे कहते हैं बैंडविड्थ। क्या कहते हैं इसे हम लोग? बैंडविड्थ। ये होता है आपका बैंडविड्थ, हाँ है ना। ठीक है, अब एक काम करो, इस बैंडविड्थ को तुम 2x मान लो, तो आप बताओ ये x हो जाएगा और ये x हो जाएगा। अब जरा सोचो कि अगर मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में अगर वो x माइनस करेंगे तो ω1 मिल जाएगा। आप बताओ, ये ω_r रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपन निकाल चुके हैं, उसमें से ये x माइनस करेंगे तो ω1 मिल जाएगा ना, और उसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में x ऐड करेंगे ω2 मिल जाएगा ना अपन को, है कि नहीं? ठीक है, तो अब देखो यहां पर ध्यान से, इधर देखना, हम क्या करेंगे? x निकालेंगे। तो x निकालने के लिए बैंडविड्थ पे जाना पड़ेगा, और बैंडविड्थ जो है वो Q फैक्टर के फॉर्मूले में होता है। ठीक है, तो जो मेरा टॉपिक था कंसेप्ट वीडियो में रेजोनेंस, वहां पर मैंने Q फैक्टर को लेकर डिस्कशन किया हुआ है, वहां पर आप जाके देख सकते हैं Q फैक्टर का जो थ्योरी है उसको। ठीक है, तो अभी देखो यहां पर Q फैक्टर के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, एक फॉर्मूला ये होता है, और एक फॉर्मूला होता है 1/r √L/c। तो हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं। आओ, ω_r बैंडविड्थ 2x है कि नहीं,
इक्वल टू 1/r अंडर रूट ऑफ L बाई सी। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहां पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन आपको पता है ना, 1/√LC इंटू 1/2x इज इक्वल टू 1/r। ये जो रूट L बाई सी है इसको रूट L अपॉन रूट सी लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, चलो आओ अब देखो यहां पर भी देखो इसको रूट L इंटू रूट सी लिख सकते हैं इंटू 1/2x इज इक्वल टू 1/r इंटू रूट L अपॉन रूट सी। बोलो हाँ है ना? ठीक है, अब देखो ध्यान से यहां पर रूट सी कैंसिल। ठीक है, रूट L इंटू रूट L 1/L, ये R ऊपर करो और 2x ऊपर करो। ठीक है, अब देखो यहां पर, अब यहां पर एक काम करो 2 को भी नीचे कर दो तो 1/2 इंटू R/L, इससे अपन को क्या मिल जाएगा? x मिल जाएगा। अब उस x को हम इसमें से माइनस करेंगे तो ω1 मिलेगा, ऐड करेंगे तो ω2 मिलेगा। आओ यहां पर निकालते हैं x की वैल्यू। तो क्या है यहां पर देखो x की वैल्यू कितनी है? 1/2 R/L। अब देखते हैं R कितना है, तो हमारा R कितना है 23 और L कितना है 0.12। तो ये देखो 1/2 23 और ये 0.12, तो आप बताओ कितना हो जाएगा? 23/24 और यहां पर आपका 100 लिख सकते हैं। तो आप बताओ ये कितना हो जाएगा? 2300। या एक काम करो इनको कैंसिल करो तो आपका आएगा 0.230 और 230 का मतलब 0.9 है ना, तो 0.9। अब 24 इंटू 9 कितना होता है भाई? तो यहां पर एक काम करता हूं मैं, कैलकुलेटर से कर लेता हूं मैं। देखो तो यहां पर आएगा आपका 23 डिवाइडेड बाय 24 0.958 है ना, और भी डिजिट्स है, बस मैंने 3 डेसिमल प्लेस लिया है इनटू 100 तो 95.8 आएगा ना आपका x की वैल्यू। बोलो हाँ है ना। अब जैसा कि आप देख सकते हैं जो x है वो बेसिकली आपका फ्रीक्वेंसी है, तो x की वैल्यू को आप रेडियन पर सेकेंड लिख सकते हो ना, हाँ है ना। ठीक है, अब बताओ देख के यहां पर ω1 कितना होगा? ω/r माइनस एक्स, ω/r में से x माइनस कर देंगे तो ω1 मिलेगा। ठीक, तो ये देखो ध्यान से ω1 इक्वल टू कितना होगा? ω/r प्लस एक्स, और ω/r कितना निकाला था पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी? एक सेकेंड में देख लेता हूं, 4166। ठीक है, 4166.6 4166.6 प्लस 95। अच्छा ये माइनस करने मिलेगा ω1, तो यहां पर ये माइनस ठीक है, कितना? 95.8। तो अब बताओ कितना आएगा आपके पास यहां पर? तो 95.8 माइनस करो कितना आएगा? तो मैं इसको माइनस करता हूं, 4166.6 माइनस 95.8, तो ये आएगा आपका 4070.8 रेडियन पर सेकेंड, हाँ है ना। ठीक है, अब देखो ω2 चाहिए, तो ये क्या होगा? ω/r प्लस एक्स। तो यहां पर अब इन्हीं दोनों वैल्यू को प्लस करो, तो आप बताओ 4166.6 प्लस 95.8। तो अब मैं इसको ऐड करता हूं, तो ध्यान देना ये हो जाएगा आपके पास 4166.6 प्लस 95, दिस इज 4261.6 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है,
ये हो जाएगी आपकी वो फ्रीक्वेंसीज जिस पे आपका पावर मैक्सिमम का हाफ डिलीवर होगा, है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर जो मैंने कॉन्सेप्ट फॉलो किया वो ये किया कि जो मैक्सिमम एवरेज पावर है उसका जब हाफ पावर ट्रांसफर होगा तो कितना होगा आपका करंट एम्पलीट्यूड, वो निकाल लिया। फिर देखा रेजोनेंस कर्व बना करके, ठीक है, कि वो जो आपका करंट एम्पलीट्यूड का जो करंट एम्पलीट्यूड आया वो मैक्सिमम करंट एम्पलीट्यूड का 1/√2 आया। तो वो इसके इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, मतलब वो चीज ω1 पे भी हो सकती है और एक और फ्रीक्वेंसी ω2 पर भी हो सकती है, है ना? और ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, क्यू फैक्टर में मैंने आपको बताया हुआ है कि जब आप बैंडविड्थ निकालते हो वहां पर भी हम उन फ्रीक्वेंसीज के बीच का गैप लेते हैं जिस पे आपका करंट मैक्सिमम का 1/√2 हो, तो वो बैंडविड्थ कहलाती है। तो फिर वहां पर मैंने क्यू फैक्टर का फॉर्मूला यूज किया। दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ और एक होता है 1/r इंटू √L/c। उनको इक्वेट करके हमने काम कर लिया। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ अब देखते हैं यहां पर लास्ट पार्ट क्या कहता है। वो देखो लास्ट पार्ट में क्या है। अच्छा, एक और चीज है, व्हाट इज द करंट एम्पलीट्यूड एट दीज फ्रीक्वेंसीज। तो करंट एम्पलीट्यूड कितना होगा वो निकाला ना अपन ने, ठीक है, उस मैक्सिमम करंट एम्पलीट्यूड का 1/√2 टाइम्स। तो वो भी सॉल्व कर लेते हैं भाई, आओ। यही देखो, वो जो I0 डैश है ना, इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो वो कितना था, मैक्सिमम करंट एम्पलीट्यूड का 1/√2 टाइम्स था ये। और ये मैक्सिमम करंट एम्पलीट्यूड हम निकाल चुके हैं। कितना है देखो, कितना है आपका, वो आपका है 14.14, मतलब एक्चुअली में 10√2। इसी को सॉल्व करके ये निकाला था अपन ने, तो 10√2 है, ठीक है। तो ये देखो कितना आपका 10√2 अपॉन √2, कितना आ गया आंसर, 10 एम्पियर आ गया, ठीक है। तो जब आपका मैक्सिमम पावर का हाफ पावर ट्रांसफर हो रहा था उस समय जो करंट निकाला था हमने, करंट एम्पलीट्यूड, वो मैक्सिमम करंट एम्पलीट्यूड का 1/√2 टाइम्स था। तो वही करंट पूछ रहा है हमसे वो, तो वो था 10√2 अपॉन √2 इज 10 एम्पियर। क्लियर? ठीक है, चलो। तो ये हो गया आपका। अब हम देखते हैं लास्ट पार्ट। अब तो लास्ट पार्ट क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द क्यू फैक्टर ऑफ द गिवन सर्किट। तो क्यू फैक्टर निकालना है, सिंपल कहानी है, आ जाओ। तो यहां पर आपका डी पार्ट, क्यू फैक्टर इज 1/r √L/c। तो आप बताओ 1/r, r की वैल्यू कितनी है, 23 ओम, √L कितना, 0.12 हेनरी, और c कितना है, तो c है 480 नैनोफेराड, 480 नैनोफेराड, 10⁻⁹। ठीक है। अब देखो सॉल्व करते हैं, 1/23 √, इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 10⁻⁻², इसको लिख सकते हैं 48 इंटू 10⁻⁻8। क्लियर? अब ये बताओ कितना हो गया, 4। तो अब बताना देख करके, Q फैक्टर इक्वल टू 1/23 √, 1/4 इंटू, ऊपर था 10⁻⁻², नीचे था 10⁻⁻8। यही था ना, देख लो एक बार, ठीक है। 1/4 10⁻⁻², 10⁻⁻8, ठीक है। अब देखो यहां पर देखो 1/23, 1/4 का रूट 1/2, और √, ये ऊपर गया 10⁻⁶, और उसका रूट कितना होता है 10⁻3 अपॉन 23 इंटू 2। तो आप बताओ कितना हो जाएगा, 1000/2 500 अपॉन 23। तो आप ये अगर कैंसिल करोगे 23 इंटू 2 46, ठीक है, 46 और फिर 40, तो 40 मतलब कितना हो गया आपका, 40 मतलब 1, ठीक है, तो 21। अब बताओ 40 है आपका 23 17,
170, तो 170 मतलब देखा जाए तो आई थिंक 5 से 21.5 के आसपास आएगा। 21.5 होगा आपका क्यू फैक्टर। इज इट क्लियर? ठीक है, ये था आपका सिंपल क्वेश्चन नंबर 20। मतलब बड़ा था और लिटरली यहां पर बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, है ना? ठीक है, चलो तो एक काम करें आप लोग यहां पर, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर 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 इसका, एंड लास्ट दिस। चले अब देखते हैं अपन यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। वो देखो 21 में छोटा सवाल है बिल्कुल। ऑब्टेन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड क्यू फैक्टर ऑफ अ सीरीज एलसीआर सर्किट विथ एल इक्वल टू दिस, सी इक्वल टू दिस एंड आर इक्वल टू दिस। अपन को सिंपल बोल रहा है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकाल लो, पहले वो निकाल ले क्या, फिर बात पढ़ते हैं क्या पूछ रहा है वो। ठीक है, आओ देखो यहां पर ध्यान से, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होता है 1/√LC। ठीक है, चलो तो ये कितना हो जाएगा 1/√L बोलो, तो L कितना है आपका 3 और C कितना 27 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो में है इसलिए। चलो 1/√81, ठीक है, इंटू 10⁻⁻6। चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर 81 का रूट कितना होता है 9 और 10⁻⁻6 का रूट कितना होता है 10⁻⁻3, तो ये हो जाएगा 1000/9 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, चलो ये हो गया आपका सिंपल सा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। नाउ अब पढ़ते हैं आगे क्या बोल रहा है। देखो, इट इज डिजायर्ड टू इंप्रूव द शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस ऑफ द सर्किट by reducing its full width at half maximum, ठीक है, by a factor of 2, suggest a suitable way। देखो पहली बात तो अपन को शार्पनेस बढ़ानी है, इंप्रूव करनी है। तो शार्पनेस बढ़ानी है मतलब क्यू फैक्टर को अपन को क्या करना है, बढ़ाना है ना? तो क्यू फैक्टर क्या होता है? क्यू फैक्टर होता है 1/√L/C, ये होता है। ठीक है, तो शार्पनेस बढ़ानी है मतलब यहां पर क्यू फैक्टर बढ़ानी है, क्योंकि हम कहते हैं कि मोर द क्यू फैक्टर मोर द शार्पनेस, है कि नहीं? तो वहां पर अगर हम रेजिस्टेंस को कम कर दें तो क्यू फैक्टर बढ़ सकता है, मतलब शार्पनेस बढ़ सकता है। लेकिन यह कह रहा है वो कि it is desired to improve the sharpness of resonance of the circuit by reducing its full width at half maximum। जो उसका width है, मतलब अगर रेजोनेंस कर्व तुम्हें मालूम है, अभी बनाया भी था मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में, तो उसका जो width है, ठीक है, उसको आधा करना है। अगर width को क्या करना है, आधा करना है ना, उसको रिड्यूस करना है बाय अ फैक्टर ऑफ 2। ठीक है, तो वहां पर मुझे विड्थ को हाफ करना है, तो विड्थ को जैसे ही आप हाफ करोगे ना, अपने आप शार्पनेस बढ़ जाएगा। तो विड्थ को हाफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो अब मेरी बात को सुनो ध्यान से, इधर देखो जरा, नेक्स्ट पेज पे आओ। देखो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं ये आपका रेजोनेंस कर्व है, ये आपका ओमेगा आर पे होता है। आप बताओ जब आपका मैक्सिमम का 1/√2 होता है, यहां पर भी मैक्सिमम का 1/√2 होता है, तो ये जिन फ्रीक्वेंसीज पर होती है इनके बीच का जो गैप है, इसी को कहते हैं ना हम लोग क्या, बैंडविड्थ, है ना? इसी को हम लोग कह रहे हैं विड्थ। अब मुझे विड्थ को हाफ करना है, तो जैसे ही इसको कम करोगे ना, अपने आप शार्पनेस बढ़ जाएगी, ये और ऐसा हो जाएगा नैरो, और ऐसा नैरो।
है कि नहीं? ठीक है, तो अब देखो मुझे इसको हाफ करना है भाई। इस बार मैंने बैंडविड्थ को x मान लिया पूरे को, ठीक है। अब बताओ, क्यू फैक्टर के दो फॉर्मूले होते हैं, है ना? ठीक है, अब देखो यहां पर सुनो, लेकिन दो फैक्टर में हम यूज कर रहे हैं एक वाला फॉर्मूला, मतलब दो फॉर्मूले में हम एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। कौन सा? देखो, Q इक्वल टू ओमेगा आर अपॉन बैंडविड्थ, और इस बार मैंने क्या लिया है? बैंडविड्थ x लिया है मैंने, हाँ है ना? ठीक है, अब देखो मुझे क्या करना है, इस x को हाफ करना है। तो इस x को हाफ करने के लिए, है ना, क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो अब देखो हम नहीं चाहते कि यहां पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो, है कि नहीं? हम नहीं चाहते कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है L और C पर, मतलब L और C को हम डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम इस x को हाफ कैसे करेंगे? ठीक है, तो अब ध्यान देना, एक काम करो, जरा दूसरा वाला फॉर्मूला बताना, क्यू फैक्टर का क्या होगा? 1 अपॉन आर इंटू अंडर रूट ऑफ L बाय C होता है ना ये। अब जरा ध्यान देना, मुझे इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब नहीं करना है कि नहीं? और ये L और C भी डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि अगर L और C को चेंज करोगे तो आपका ओमेगा आर अफेक्ट होगा, क्योंकि ओमेगा आर होता है 1 अपॉन रूट LCR, ठीक है। तो अगर इसको हाफ करना है तो जरूर इस रेजिस्टेंस को छेड़ना पड़ेगा, रेजिस्टेंस में कुछ चेंज आना पड़ेगा हाफ करने के लिए। अब देखो, मान लो अब दूसरा कंडीशन लेते हैं, उसमें मैंने इसको हाफ कर दिया, ये वैसा का वैसा, ये x/2। तो अब बताओ, मान लिया उस केस में आपका रेजिस्टेंस है R डैश, ठीक है, अंडर रूट ऑफ L बाय C वैसा का वैसा। मैंने ये मान लिया कि जब आपका विड्थ हाफ हो गया उस समय आपका नया रेजिस्टेंस क्या है? R डैश, और L और C वैसा का वैसा, उसको चेंज कर नहीं सकते हम लोग। अब बताओ, यहां से आप मुझे बता दो R डैश की वैल्यू R के टर्म्स में कितना होना चाहिए? तो ये देखो, एक काम करो, पहले ये 2 ऊपर करो, 2 ओमेगा आर अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन आर डैश अंडर रूट ऑफ L बाई C। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, मैं दोनों को डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाई 2, आप देख के बताओ क्या होगा 1 डिवाइड 2 में? LHS बाय LHS, तो ओमेगा आर बाय एक्स अपॉन 2 ओमेगा आर बाय एक्स, तो 1 अपॉन 2 हो गया ना, ये ओमेगा आर बाय एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है। जब इनको डिवाइड करेंगे तो रूट L बाय C कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय R अपॉन 1 बाय R डैश, मतलब R डैश अपॉन R। तो यहां पर R क्रॉस इंटू करो, R बाय 2 करो, है कि नहीं? मतलब यहां पर रेजिस्टेंस को आधा करना पड़ेगा पहले के मुकाबले, तब जाकर के विड्थ क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, है ना? तो आप ऐसा स्टेटमेंट में बोलोगे, ऐसा, टू डिक्रीज द विड्थ, है ना, वी डिक्रीज द रेजिस्टेंस, है ना। और जो नया रेजिस्टेंस होगा वो होगा आपका R डैश इक्वल टू R बाई 2, और R कितना था? 23, नहीं कितना ओम था भाई? R था आपका 7.4, तो ये हो जाएगा कितना आपके पास? 7.4 बाई 2, दैट इज इक्वल टू 3.7 ओम। मतलब पहले 7.4 ओम था, अब अगर आप 3.7 ओम कर दोगे तो आपका शार्पनेस बढ़ जाएगा। और ये मैंने रेजोनेंस वाले टॉपिक पे डिस्कस किया हुआ है कि जितना आपका कम रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा शार्पनेस होता है रेजोनेंस कर्व का। तो यहां पर विड्थ को कम करना मतलब शार्पनेस बढ़ाना, तो विड्थ को कम करना है मतलब शार्पनेस को बढ़ाना है, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करना होता है, मतलब L और C को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो किसको डिस्टर्ब करेंगे भाई? रेजिस्टेंस को। तो रेजिस्टेंस को आधा करना पड़ेगा, तब जाके काम हो पाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो तो एक काम करें आप लोग,
पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो भाई, अब हम देखते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहां पर देखो ध्यान से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में कहता है, देखो यहां पर बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है, अपन को सबको पढ़ के एक करके आंसर करना है। देखो ध्यान से, तो यहां पर जो पहला पार्ट है इसका, उसमें कहता है इन एनी एसी सर्किट इज द अप्लाइड इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस द सीरीज एलिमेंट ऑफ सर्किट। देखो क्या बोल रहा है कि एसी सर्किट में बोलता है क्या अप्लाइड इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इक्वल होता है अलजेब्रिक सम ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस द सीरीज एलिमेंट ऑफ द सर्किट। मतलब अगर मैं ये कहूं कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो हम अप्लाई करते हैं, क्या वो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज सारे सीरीज एलिमेंट के वोल्टेजेस का सम के बराबर होता है? यस, होता है, ठीक है। लेकिन आगे देखो, इज द सेम ट्रू फॉर आरएमएस वोल्टेज, क्या यह सही होगा आरएमएस वोल्टेज के लिए? नहीं। तो मेरी बात को सुनना ध्यान से, यहां पर हम ये कहेंगे कि अगर आपका जो वोल्टेज अप्लाई किया है वो इंस्टेंटेनियस है, तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज तो आपका सारे इंडिविजुअल सीरीज एलिमेंट के वोल्टेज के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। लेकिन जो आपका आरएमएस अप्लाइड वोल्टेज है वो सारे सीरीज एलिमेंट के आरएमएस वोल्टेज के इस अलजेब्रिक सम के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हो सकता है कि आरएमएस वोल्टेज हर एलिमेंट के क्रॉस जो है उनमें फेज डिफरेंस कुछ ना कुछ हो, है कि नहीं। जैसे हम बात करते हैं आपके कैपेसिटर और इंडक्टर की, तो वहां पर कैपेसिटर का वोल्टेज और इंडक्टर का वोल्टेज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होते हैं। तो आरएमएस वोल्टेज में आप अलजेब्रिक सम नहीं करोगे, है ना, क्योंकि वहां पर फेज डिफरेंस हो सकता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहां पर मैंने आंसर लिखा हुआ है, देखो, यस द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम of the instantaneous voltage across the series element of circuit, but it is not true for RMS voltages because RMS voltage across each element may differ in phase। हो सकता है कि उनके RMS वोल्टेज हर एक के क्रॉस डिफर कर रहे हो फेज में, है कि नहीं? ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका पहले पार्ट का जवाब, है ना। तो आप लोग जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बात करते हैं पार्ट बी को लेके। चलो भाई, अब देखो यहां पर पार्ट बी में, अ कैपेसिटर इज यूज्ड इन द प्राइमरी सर्किट ऑफ एन इंडक्शन कॉइल। देखो यहां पर जो प्राइमरी सर्किट होता है इंडक्शन कॉइल का, उसमें हम लोग कैपेसिटर क्यों यूज करते हैं? ठीक है, तो बेसिकली जो बात करें आपके, अगर ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, तो जहां पर भी आपका प्राइमरी सर्किट है ना, इंडक्शन कॉइल का, वहां पर हम कैपेसिटर इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वहां पर जब सर्किट ब्रेक होता है ना, तो हाई वोल्टेज इंड्यूस होता है, क्योंकि जैसी सर्किट ब्रेक होगा तुरंत ऑपोज होगा, एक हाई वोल्टेज इंड्यूस होता है। तो अगर हाई वोल्टेज इंड्यूस हुआ है अचानक से, तो वहां पर स्पार्किंग आ सकती है। लेकिन अगर कैपेसिटर लगा होगा वहां पर ना, तो वो जो हाई वोल्टेज वहां पर प्रोड्यूस हुआ है वो यूज हो जाएगा कैपेसिटर को चार्जिंग होने में, तो वहां पर स्पार्किंग को हम अवॉइड कर सकते हैं, या जो बाकी और कोई डैमेजेस हो सकता है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से कह रहा हूं, देखो कि जब हम कैपेसिटर यूज करते हैं प्राइमरी सर्किट में, वो इसलिए करते हैं क्योंकि जब सर्किट ब्रेक होता है तो हाई वोल्टेज इंड्यूस होता है। ठीक है, तो हाई वोल्टेज इंड्यूस होता है तो वो वोल्टेज स्पार्किंग प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, लेकिन कैपेसिटर लगाने से वो जो हाई वोल्टेज है वो यूज होगा उसके चार्जिंग में, तो वहां पर स्पार्किंग नहीं हो पाएगी, तो इट अवॉइड स्पार्किंग। तो वही बात मैंने लिखी हुई यहां पर, देखो, कैपेसिटर इज यूज्ड टू अवॉइड स्पार्किंग ड्यू टू हाई वोल्टेज इंड्यूस्ड व्हेन सर्किट ब्रोक।
ठीक, दिस हाई इंड्यूस वोल्टेज यूज इन चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। हाँ है ना, ठीक है, ये कहानी है। तो ये हो गया आपके बी पार्ट का जवाब। ठीक है, तो आप लोग जरा इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर देखते हैं अपन सी पार्ट। अब देखते हैं यहां पर नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है वो। देखो, सी एन अप्लाइड वोल्टेज सिग्नल कंसिस्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ अ डीसी वोल्टेज एंड एन एसी वोल्टेज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। यहां पर सवाल को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, जो अप्लाइड वोल्टेज सिग्नल है उसमें दो दो सिग्नल हैं, मतलब दो सिग्नल का सुपरपोजिशन है। ठीक है, मतलब एक जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं ना उसमें दो दो वोल्टेज का सुपरपोजिशन है। एक आपका डीसी है उसमें और एक एसी वोल्टेज है हाई फ्रीक्वेंसी वाली। ठीक है, मतलब एक सिग्नल बनाया गया है जिसमें डीसी वोल्टेज और एसी का हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज को सुपर इंपोज किया गया है। ठीक है, तो ये जो आपका सुपरपोजिशन वाला जो वोल्टेज है जिसमें डीसी और हाई फ्रीक्वेंसी एसी दोनों है, ठीक है, उसको अप्लाई किया गया है। ठीक है, अब ध्यान देना, द सर्किट कंसिस्ट ऑफ एन इंडक्टर एंड अ कैपेसिटर इन सीरीज। जिस सर्किट में ये मिक्सअप वाला जो वोल्टेज है ना, अप्लाई किया गया है, उसमें क्या क्या है, इंडक्टर और कैपेसिटर है सीरीज में। इज इट क्लियर? ठीक है, शो दैट द डीसी सिग्नल will appear across C and the AC signal across L। तो शो करो कि वहां पर DC सिग्नल जो है वो C के अक्रॉस अपीयर होगा और जो हाई फ्रीक्वेंसी AC सिग्नल है वो L के अक्रॉस अपीयर होगा। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से यहां पर। ठीक है, मैंने ये कहा कि हमारे पास एक वोल्टेज है और इस बार जो वोल्टेज है ना वो ना तो डीसी है ना तो एसी है, वो एक मिक्सअप है कि नहीं? मतलब मिक्सअप किसका, डीसी और एसी का हाई फ्रीक्वेंसी दोनों का मिक्सअप एक वोल्टेज है, उसको हमने अप्लाई किया। ठीक है, किसके अक्रॉस, सर्किट के अक्रॉस जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों हैं। तो आपको शो करने के लिए बोला है कि शो करो कि जो डीसी वोल्टेज है वो कैपेसिटर के अक्रॉस होगा और जो एसी का हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज है वो इंडक्टर के क्रॉस होगा। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। देखो, तुम ये बताओ, अगर हम बात करें डीसी सिग्नल की तो डीसी का मतलब फ्रीक्वेंसी जीरो और फ्रीक्वेंसी जीरो मतलब एक्सी की वैल्यू इनफाइनाइट है कि नहीं? आप बताओ, डीसी का फ्रीक्वेंसी जीरो होता है कि नहीं? ठीक है, तो वहां पर एक्सी क्या होता है, 1/ओमेगा सी। तो फ्रीक्वेंसी जीरो मतलब एक्सी इनफाइनाइट, और अगर एक्सी इनफाइनाइट मतलब कैपेसिटर जो है वो बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड ऑफर करेगा सर्किट को। ठीक है, और वहीं अगर हम इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर के केस में आपका फ्रीक्वेंसी अगर जीरो होगा तो ओमेगा एल भी जीरो होगा, मतलब एक्सएल की वैल्यू जीरो होगी, मतलब इंडक्टर कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा लेकिन कैपेसिटर हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। मतलब डीसी के केस में आपका जो इंडक्टर है वो एक सिंपल कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा और कैपेसिटर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस का हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा डीसी वोल्टेज उस कैपेसिटर के क्रॉस आ जाएगा ना। हाँ है ना? ठीक है, मैं इसको समझाता हूं, वैसे यहां पर लिखा हुआ है लेकिन आप लोग जरा यहां पर ध्यान देना। इधर देखो, ध्यान दें, मैंने कहा कि डीसी सिग्नल में आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो जीरो होता है, तो आपका ओमेगा भी जीरो होगा, एज ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू। ठीक है, अब आप बताओ, जो एक्सी होता है वो 1/ओमेगा सी होता है कि नहीं? ठीक, तो आप बताओ ये इनफाइनाइट होगा कि नहीं होगा, बिकॉज ओमेगा इज जीरो, मतलब कैपेसिटर जो है वो हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। लेकिन वहीं पर एंड ऐसा बोलेंगे, सिंस एक्सएल जो होता है वो ओमेगा एल होता है और ओमेगा जीरो है तो आपका ये जीरो हो जाएगा। मतलब देखा जाए तो यहां पर सिर्फ कैपेसिटर रहेगा और जो इंडक्टर है
वो एक सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा, मतलब एक सिंपल कंडक्टर है, ये कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा। तो यहां पर जो भी आपका डीसी वोल्टेज होगा वो पूरा का पूरा इसके क्रॉस होगा ना, ठीक है, क्योंकि जो अप्लाइड वोल्टेज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। लेकिन ये तो सिंपल कंडक्टर हो गया, ये कोई रेजिस्टेंस ऑफर ही नहीं कर रहा, और अगर रेजिस्टेंस ऑफर ही नहीं कर रहा तो इसके क्रॉस कोई ड्रॉपेज होगा ही नहीं डीसी का। पूरा का पूरा डीसी कहां होगा? इसके क्रॉस होगा, कैपेसिटर के क्रॉस, ठीक है कि नहीं है? तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, ठीक है, देयरफॉर कैपेसिटर ऑफ अ greater resistance है ना, therefore all voltages appeared across, मतलब all DC voltage appeared across capacitor itself, हाँ है ना, ठीक है। चलो, तो ये जो मैंने बातें बोली हैं वो वहां पर लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है, अभी बस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर हम बात करें एसी की, तो ये देखो, अगर एसी सिग्नल की बात करें क्योंकि जो अप्लाइड वोल्टेज है उसमें डीसी और एसी दोनों है, एसी सिग्नल ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलो, अब ध्यान देना, तुम ये बताओ, यहां पर फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, तो फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होगा तो ओमेगा भी बहुत हाई होगा, यह भी बहुत हाई होगा, है कि नहीं, ठीक है। अब देखो, देयरफॉर XC इज इक्वल टू 1/ωc, ये आपका देखो ओमेगा बहुत ज्यादा है, तो 1/ωc क्या होगा? बहुत कम होगा, मतलब ऐसा बोल देते हैं लेस, है कि नहीं, ठीक है। चलो, अब देखो, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी पर XC की वैल्यू बहुत कम होगी, तो XC की वैल्यू बहुत कम होगी मतलब कैपेसिटर कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा, मतलब कैपेसिटर एक सिंपल कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर हम बोले सिंस XL इक्वल टू ओमेगा L, ये तो बहुत हाई होगा ना, है कि नहीं, देयरफॉर इंडक्टर ऑफर ग्रेटर रेजिस्टेंस ना, ठीक है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि जो आपका इंडक्टर है वो ग्रेटर रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, और जो ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसी के क्रॉस वोल्टेज ज्यादा होता है ना, तो कैपेसिटर बिल्कुल रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा, ठीक है, और इंडक्टर हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा इन केस ऑफ एसी हाई फ्रीक्वेंसी में। तो ऑब्वियस ही बात है, वो जो हाई फ्रीक्वेंसी का एसी वोल्टेज है वो पूरा का पूरा इंडक्टर के क्रॉस होगा, ना कि कैपेसिटर के क्रॉस। इज इट क्लियर? हाँ है ना। तो जिस केस में जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसी के क्रॉस वो वाला वोल्टेज अपीयर होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो, तो यही बातें मैंने यहां पर लिखी हुई हैं। देखो, इन डीसी सिग्नल फ्रीक्वेंसी 0, XC इनफाइनाइट, ठीक है, देयरफॉर कैपेसिटर ऑफर ग्रेटर रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर बिहेव एज कंडक्टर, ठीक है। फिर डीसी, इसीलिए डीसी सिग्नल कहां अपीयर होगा? अक्रॉस कैपेसिटर। वहीं अगर हम बात करें एसी सिग्नल की, तो एसी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में XC की वैल्यू बहुत कम होगी, इसीलिए वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव कर लेगा, है ना। वहीं पर अगर हम बात करें XL की, तो XL में ओमेगा ज्यादा है, हाई फ्रीक्वेंसी है, तो वो ज्यादा ऑफर करेगा रेजिस्टेंस, ठीक है, वो ज्यादा ऑफर करेगा रेजिस्टेंस, हाँ है ना, ठीक है। देयरफॉर ऑल एसी वोल्टेज अपीयर अक्रॉस L। तो बस मैं सिंपल यही कहना चाहता हूं कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा जिस केस में, है ना, वहीं पर ज्यादातर वोल्टेज अपीयर होगा। तो डीसी में आपका कैपेसिटर ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है, तो डीसी वोल्टेज उसके क्रॉस, और हाई फ्रीक्वेंसी एसी में
आपका एक्सेल मतलब इंडक्टर ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो पूरा का पूरा एसी उसके क्रॉस। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो तो ये तो हो गया आपका ये पार्ट। अब हम देखते हैं यहां पर नेक्स्ट पार्ट। तो एक काम करें आप लोग, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। चलें अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है वो। देखो अब इसमें जो डी पार्ट है इसमें क्या है, अ चोक कॉइल इन सीरीज विथ अ लैंप इज कनेक्टेड टू अ डीसी लाइन। ठीक है, एक चोक कॉइल है। चोक कॉइल क्या होता है मालूम आपको? वैसे अपने ये बोर्ड सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं क्योंकि एनसीईआरटी में है ना, लेकिन आपके बोर्ड सिलेबस से इसको इस बार हटाया गया है। ठीक है, देखो चोक कॉइल क्या होता है। चोक कॉइल बेसिकली एक इंडक्टर है जिसका इस्तेमाल किया जाता है टू कंट्रोल करंट इन अ सर्किट। तो आप बोलोगे सर रजिस्टर का भी तो वही काम है, लेकिन रजिस्टर जो है ना वो पावर लॉस, वो हीट जनरेट करता है, कंट्रोल करंट को कंट्रोल करता है वो नो डाउट, लेकिन वो हीट जनरेट करता है, हीट डिसिपेट करता है। लेकिन जो इंडक्टर है ना, ठीक है, वो आपका रेजिस्टेंस भी ऑफर कर देता है, मतलब करंट को कंट्रोल भी कर लेगा, लेकिन वहां पर कोई पावर लॉस नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि इंडक्टर में एवरेज पावर जो होता है वो 0 होता है कि नहीं? इसीलिए हम लोग प्रेफर करते हैं चोक कॉइल टू कंट्रोल करंट। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहां पर देखो, लेकिन चोक कॉइल जो है उसको सीरीज में लगाया लैंप से, इज कनेक्टेड टू अ डीसी लाइन, मतलब लैंप के सीरीज में चोक कॉइल लगाया और डीसी सोर्स अप्लाई किया। ठीक है, द लैंप इज सीन टू शाइन ब्राइटली। इंसर्शन ऑफ एन आयरन कोर इन द चोक कॉजेज नो चेंज इन द लैंप ब्राइटनेस। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, यहां पर क्या किया, एक चोक कॉइल है उसको सीरीज में कनेक्ट किया है लैंप के और डीसी अप्लाई किया। ठीक है, अब देखो लैंप ग्लो कर रहा है विद सम ब्राइटनेस, फिर हमने एक आयरन कोर लिया और उस कॉइल में डाल दिया, चोक कॉइल में डाल दिया, लेकिन उस आयरन कोर को इंसर्ट करने से लैंप के ब्राइटनेस में कोई चेंज नहीं आया। ऐसा क्यों? तो सुनना ध्यान से, यहां पर इस केस में आपका सोर्स डीसी है, और अगर सोर्स डीसी है तो वहां पर फ्रीक्वेंसी 0 है, और अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो आपका एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल वो भी 0 होगा। बोलो हाँ है ना? तो आपका एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल 0, मतलब इंडक्टर कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा। इंडक्टर बिहेव एज व्हाट? सिंपल कंडक्टर। तो उसमें तुम भले आयरन कोर डाल दो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है कि नहीं? क्योंकि वहां तो फ्रीक्वेंसी 0 है, तो वो तो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ही नहीं किसी भी केस में, तो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ही नहीं किसी भी केस में, क्योंकि डीसी सोर्स है। ठीक है, तो वहां पर ब्राइटनेस पे असर डालेगा ही नहीं वो, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस होता उसका तब तो वहां पर करंट की वैल्यू कम होती, तो ब्राइटनेस उसका कम होता, ऐसा कुछ अफेक्ट होता है कि नहीं? तो हम कहते हैं कि सिंपल, इन केस ऑफ डीसी फ्रीक्वेंसी इज 0, therefore XL is also 0, therefore inductor does not offer any resistance. ठीक है, therefore when we insert iron core also, ठीक है, then brightness of lamp does not get affected. Is it clear? ठीक है, अब देखो यहां पर आगे फिर क्या बोल रहा है, predict the corresponding observations if the connection is to an AC line. लेकिन वहीं अगर उसी अरेंजमेंट में अगर हम AC सोर्स अप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा? तो भाई अब अगर आपने AC सोर्स लगा दिया तो वहां पर फ्रीक्वेंसी होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी होगी तो एक्सएल की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, है ना? और एक्सएल की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी मतलब इंडक्टर चोक कॉइल रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, और वो अगर रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो वहां पर ब्राइटनेस पे असर डाल सकता है। कैसे? अभी देखना, अभी आपके पास चोक कॉइल है, वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, और वहां पर बल्ब एक पर्टिकुलर ब्राइटनेस से ग्लो कर रहा है। जब तुम आयरन कोर डालोगे तो वहां पर एक्सएल की वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब आयरन कोर डालते ही, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय चोक कॉइल इंक्रीजेस, है कि नहीं? और अगर रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय चोक कॉइल इंक्रीजेस
मतलब सर्किट का करंट डिक्रीजेस तो ब्राइटनेस डिक्रीजेस। मतलब जैसे ही आप आयरन कोर डालोगे उस चोक कॉइल में, इन केस ऑफ एसी लाइन, वहां पर ब्राइटनेस अफेक्ट होगी, उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, क्योंकि आपका आयरन कोर डालने से उसका एक्सेल की वैल्यू बढ़ जाती है। हाँ है ना, ठीक है। तो यहां पर देखो वही बात मैंने लिखी हुई है, इन डीसी लाइन फ्रीक्वेंसी 0, देयरफॉर चोक कॉइल डज नॉट ऑफर एनी रेजिस्टेंस। When we insert iron core in choke coil, then it does not affect brightness. But in AC line, choke coil offers some resistance, and when we insert iron core, then XL increases, therefore brightness decreases. हाँ है ना, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका सिंपल डी पार्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर देखते हैं इसका लास्ट पार्ट ई। चलो भाई, अब देखो यहां पर इसका लास्ट पार्ट क्या है, ई। वाई इज चोक कॉइल नीडेड इन द यूज ऑफ फ्लोरेसेंट ट्यूब्स विथ एसी मेंस। हम लोग जब एसी मेंस में, ठीक है, फ्लोरेसेंट ट्यूब के अक्रॉस हम लोग चोक कॉइल क्यों लगाते हैं? मालूम क्यों लगाते हैं? क्योंकि चोक कॉइल लगाने से वहां पर करंट की वैल्यू को आप कंट्रोल कर सकते हो बिना किसी पावर लॉस के। अभी अपन ने बात की थी कि एवरेज पावर इन केस ऑफ इंडक्टर इज 0, है ना। तो इसीलिए हम लोग वहां पर चोक कॉइल यूज करते हैं ताकि हम करंट को कंट्रोल कर पाए विदाउट एनी लॉसेस, पावर लॉसेस। इज इट क्लियर? ठीक है, क्योंकि वहां पर एवरेज पावर कितना होता है? 0। तो वही बात लिखी है मैंने, वी यूज चोक कॉइल इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व पावर लॉस, बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व पावर लॉस। इज इट क्लियर? क्योंकि एवरेज पावर कितना होता है? 0 होता है। बट अब देखो उसमें एक और क्वेश्चन है, वाई कैन वी नॉट यूज एन ऑर्डिनरी रेजिस्टर इंस्टेड ऑफ चोक कॉइल? मतलब चोक कॉइल की जगह पर एक ऑर्डिनरी रेजिस्टर क्यों नहीं यूज कर लेते? क्योंकि देखो ना यार, खेल किसका है? लॉस का। लॉस नहीं होना चाहिए भाई। तो यहां पर देखो, अगर हम ऑर्डिनरी रेजिस्टर कनेक्ट कर देंगे इन केस ऑफ चोक कॉइल, तो वो भी करंट को कंट्रोल करेगा, नो डाउट, लेकिन भैया वहां पर लॉस होगा ना, हीट जनरेट होगा ना, और हम नहीं चाहते कि हीट लॉस हो। ठीक है, तो वहां लिखिए, देखो यहां पर मैंने, वी डज नॉट यूज ऑर्डिनरी रजिस्टर बिकॉज इट इन्वॉल्व पावर लॉस, है कि नहीं? ठीक है, ये कहानी है। तो ये है आपका ई का आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्या कहता है, ध्यान देना। अ पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनपुट पावर एट 2300 वोल्ट टू अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। वोल्टेज को कम करेगा ये, ठीक है। तो एक पावर ट्रांसमिशन लाइन में इनपुट पावर हमने दिया 2300 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, विथ इट्स प्राइमरी वाइंडिंग हैविंग 4000 टर्न्स। What should be the number of turns in the secondary in order to get output power at 230 volt? मतलब आउटपुट में 230 वोल्ट लेने के लिए सेकेंडरी सर्किट में कितने वाइंडिंग्स होने चाहिए? तो सिंपल क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ये देखो, आप ये बताओ, इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर हम कहते हैं ना, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी अपॉन वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी इक्वल टू नंबर ऑफ वाइंडिंग्स इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, है ना। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। तो आप बताओ, सेकेंडरी का वोल्टेज कितना है? 230। प्राइमरी का वोल्टेज कितना है? 2300। और प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 4000। तो सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स मिल जाएगा ना, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड। तो आओ, 230 अपॉन ईपी कितना? 2300। एनएस निकालना है, एनपी कितना? 4000। तो आप बताओ, ये आपका कैंसिल 10, ये कैंसिल 0, तो ये आपका आ गया 400 नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग। इज इट क्लियर? सिंपल क्वेश्चन यार, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बात करते हैं 24th क्वेश्चन।
चलो भाई, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है। देखो ध्यान से, 24 में एट अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, है ना, मतलब हाइड्रो पावर प्लांट होता है ना जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है, उसकी बात हो रही है। द वाटर प्रेशर हेड इज एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर एंड द वाटर फ्लो अवेलेबल इज 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब ये आपका गिवन है रेट ऑफ फ्लो, मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो पर सेकेंड गिवन है अपन को, ठीक है। इफ द टर्बाइन जनरेटर एफिशिएंसी इज 60%, मतलब जो भी एनर्जी वहां पर उसको मिलेगी टर्बाइन को, उसका 60% ही वो कन्वर्ट कर पाएगा इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। एस्टिमेट द इलेक्ट्रिक पावर अवेलेबल फ्रॉम द प्लांट, मतलब कितना इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट करेगा वो अपन को निकालना है यहां पर, है कि नहीं। चलो निकालते हैं अपन यहां पर। हां, अब बताओ ध्यान से देख करके, कितना पावर जनरेट करेगा, ठीक है। तो पहले तो ये कि जो आपका आउटपुट पावर है जो मुझे निकालना है वो 60% होना चाहिए इनपुट पावर का, बोलो हां है ना, ठीक है। एफिशिएंसी गिवन है ना 60%, तो 60% इनपुट का आपका आउटपुट पावर होगा। अब देखते हैं इनपुट पावर कितना होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से आप लोग, यहां पर ये आपका कितना हो जाएगा 0.6, ठीक है। चलो अब इनपुट पावर निकालते हैं, है ना। तो इनपुट पावर निकालेंगे तो आप बताओ इनपुट पावर को वर्क अपॉन टाइम लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। अब बताओ देख करके, 0.6 वर्क को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखा जा सकता है क्या? हाँ लिखा जा सकता है यार, ठीक है। चलो आप ये बताओ 0.6 फोर्स वैसा का वैसा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है क्या? हाँ होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो आउटपुट पावर इज इक्वल टू 0.6 इंटू फोर्स। अपन को फोर्स गिवन नहीं है, तो फोर्स गिवन नहीं है तो आप क्या करोगे, फोर्स को लिख सकते हैं क्या, प्रेशर इंटू एरिया, है ना, लिख सकते हैं भाई। तो ये प्रेशर इंटू एरिया और ये रहा आपका वेलोसिटी, है ना। अब देखो ध्यान से, 0.6 प्रेशर आप बताओ कितने हाइट तक आपका पानी स्टोर्ड है? 300 मीटर हाइट तक। तो आप बताओ 300 मीटर हाइट तक आपका पानी स्टोर्ड है, तो बॉटम पर कितना प्रेशर होगा? एच रो जी। आपको मालूम है ना कि किसी डेप्थ पर अगर प्रेशर निकालना हो पानी का तो वो होगा एच रो जी ना, है ना, पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में, ठीक है। तो ये देखो प्रेशर होगा एच रो जी, ठीक है। और ये जो एरिया इनटू वेलोसिटी है, आओ मैं इस पे बात करता हूं कुछ, है ना। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। सुनो, एरिया इनटू वेलोसिटी जो होता है ना, बेसिकली ये होता है वॉल्यूम पर सेकेंड। कैसे? देखो ध्यान से सुनो, मैं यहां पर बता देता हूं आपको। सिंस एरिया इनटू वेलोसिटी, ठीक है, आप ये बताओ इसका यूनिट जरा देखो, यूनिट ये है आपका मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम का होता है मीटर पर सेकेंड, है ना। तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकेंड मतलब मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। अगर इसका यूनिट की बात करें तो मीटर स्क्वायर और ये मीटर पर सेकेंड, तो दोनों को इंटू करो तो ये होगा मीटर क्यूब पर सेकेंड। और मीटर क्यूब पर सेकेंड मतलब वॉल्यूम पर सेकेंड ना, हाँ है ना। तो एरिया इंटू वेलोसिटी आपका होता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो पर सेकेंड। ये आप लोगों ने किया होगा अपने 11th क्लास में, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आप लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स में देखा होगा। वहां पर भी एरिया इंटू वेलोसिटी जो होता है ना, वो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो पर सेकेंड होता है, वो है कि नहीं। और तुम लोगों को मैंने यहां पर दिखा भी दिया यूनिट को लेकर के कि मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकेंड इज मीटर क्यूब पर सेकेंड, और मीटर क्यूब जानते हो वॉल्यूम होता है, और पर सेकेंड मतलब वॉल्यूम पर सेकेंड। तो यहां पर
एरिया इंटू वी को हम वॉल्यूम पर सेकेंड लिख सकते हैं, है ना। तो ये तो बस मैंने आपको शो कर दिया, ये आपको एग्जाम में दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, फ्रॉम वन आउटपुट पावर इज इक्वल टू 0.6 इंटू एच रो जी। ये एवी क्या होगा, वॉल्यूम पर सेकेंड। अब बताओ वैल्यू जो गिवन है पुट कर रहा हूं मैं, 0.6 इंटू एच कितना 300 रो। तो ये क्या है, पानी है, पानी की डेंसिटी होती है 10 की पावर 3 और जी आपका 9.8, इसको 10 मान लें क्या अपन, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो पर सेकेंड 100 मीटर क्यूब, मतलब 100, ठीक है। चलो अब बताओ कितना हो जाएगा आपका यहां पर, तो ये हो जाएगा 3 6 18, 1.8, है ना। और यहां पर देखो 2 0, ये देखो ये आपका 2 0 और 3 0, 5 0 7 0 इंटू 10, है ना। अच्छा ये भी कर लेते हैं, तो 1.8 इंटू 10 टू द पावर 8 वॉट, ठीक है। इतना हो जाएगा आपका आउटपुट पावर, है ना, मतलब इतना पावर हमें मिलेगा टरबाइन से। इज इट क्लियर, ठीक है। चलें तो एक काम करें, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बात करते हैं 25th क्वेश्चन। चलें अब देखते हैं अपन यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन 25th क्या कहता है। देखो, अ स्मॉल टाउन विथ अ डिमांड ऑफ, अ स्मॉल टाउन एक छोटा सा शहर है, विथ अ डिमांड ऑफ 800 किलोवाट of electric power at 220 volt is situated 15 kilometer away from an electric plant generating power at 440 volt। ठीक है, एक छोटा सा शहर है जहां पर कितना पावर की रिक्वायरमेंट है, 800 किलोवाट का पावर रिक्वायरमेंट है उस शहर को, और जिसकी दूरी जो जनरेटिंग प्लांट है वहां से 15 किलोमीटर के दूर पे है कि नहीं। तो ये जो शहर है वो पावर प्लांट से 15 किलोमीटर के दूरी पे है, और जो इलेक्ट्रिक प्लांट है ना वो 440 वोल्ट पे पावर जनरेट कर रही है, ठीक है। और यहां पर जो स्मॉल टाउन में जो अपना पावर है वो 220 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब देखो, द रेजिस्टेंस ऑफ द 2 वायर लाइन कैरिंग पावर इज 0.5 ओम पर किलोमीटर। जो आपका जिसके थ्रू आपका पावर का ट्रांसमिशन होना है वायर के थ्रू, तो वो जो 2 वायर आपका जो वायर है उसका रेजिस्टेंस है 0.5 ओम पर किलोमीटर, ठीक है। चलो, द टाउन गेट्स पावर फ्रॉम द लाइन थ्रू अ 4000 वोल्ट 220 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर एट अ सबस्टेशन इन द टाउन, है ना। तो यहां पर जो शहर में जो पावर मिलता है वो अपन को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से मिलता है, जिसकी रेटिंग क्या है, 4000 वोल्ट टू 220 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एट अ सब स्टेशन इन द टाउन, ठीक है। मतलब इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू अपन को पावर मिलेगा उस शहर में, ठीक है। नाउ पहला सवाल है इसमें, एस्टिमेट द लाइन पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। मतलब ट्रांसमिशन में कितना पावर लॉस होगा हीट के फॉर्म में, वो बताना है अपन को। तो अब मेरी बात को सुनो, क्वेश्चन क्या है कि एक शहर है ना, वो 15 किलोमीटर के दूरी पे है जनरेटिंग पावर प्लांट से, ठीक है। अब देखो, जो शहर है उसको कितना पावर की रिक्वायरमेंट है, 800 किलोवाट, है ना। और जिस वायर के थ्रू ये ट्रांसमिशन हो रहा है उसका जो पर किलोमीटर का रेजिस्टेंस है वो है 0.5 ओम, है कि नहीं, ठीक है। अब यहां पर देखो, जो शहर में जो सब स्टेशन लगा हुआ है जहां पर वो पहले इलेक्ट्रिसिटी आएगी, वो सब स्टेशन में एक लगा हुआ है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, है ना, और उसकी रेटिंग क्या है, 4000 वोल्ट टू 220 वोल्ट, ठीक है। इस ट्रांसफार्मर के थ्रू हम पावर रिसीव करेंगे, क्लियर, ठीक है। तो यहां पर सवाल क्या है कि एस्टिमेट द लाइन पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट,
है ना। मतलब ट्रांसमिशन में उस वायर के थ्रू कितना पावर लॉस होगा हीट के फॉर्म में, ये बताना है अपन को। चलो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, इधर देखो आप लोग, यहां पर ध्यान देना। मैं पहले की बात करूंगा, मैं एक ही। पहले तो ये बताओ आप लोग कि यहां पर जिस वायर के थ्रू ट्रांसमिशन हो रहा है उसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आप बताओ, पर किलोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 0.5 ओम है, तो 15 किलोमीटर का कितना होगा, 15 इंटू 0.5 दैट इज 7.5। लेकिन यहां पर 2 वायर है, ठीक है, तो 7.5 का डबल करना होगा। मतलब अगर मैं ये कहूं कि जो रेजिस्टेंस है वो होगा आपका 2 इंटू 0.5 इंटू 15, 2 वायर है, ठीक है, तो यहां पर इंटू 2 कर दिया मैंने, और पर किलोमीटर का है 0.5 ओम, तो 15 किलोमीटर का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे ना हम लोग। तो आप बताओ ये कितना हो जाएगा आपके पास, 15 ओम। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखो, मुझे अगर पावर लॉस निकालना है उस ट्रांसमिशन लाइन के क्रॉस, तो पहले मुझे यह निकालना होगा कि कितना करंट उस ट्रांसमिशन लाइन में फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, यहां पर सुनो, तुम ये बताओ हमें कितना पावर रिक्वायर्ड है उस शहर में, 800 किलोवाट ना, ठीक है कि नहीं है, और वहां पर जो वोल्टेज रिसीव होगा, ठीक है, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज रिसीव होगा वो 4000 वोल्ट में रिसीव हो रहा है। तो अब बताओ, देखो ध्यान से, यहां पर जो हमें रिक्वायरमेंट है वो 800 किलोवाट है, इसको वॉट में कन्वर्ट कर दिया मैंने, ठीक है, ये आपका पावर रिक्वायरमेंट है ना। और जो वोल्टेज रिसीव कर रहे हैं वो कितना है आपका, 4000 वोल्ट। तो 4000 वोल्ट से कितना पावर बनेगा, तो अगर हम उसमें 4000 में इनटू कर दें करंट, ये आरएमएस करंट होगा ना आपका, ठीक है। अब देखो सुनो, मैंने इक्वेट क्यों किया इसको, मैंने कहा कि शहर में कितना रिक्वायरमेंट है पावर का, 800 किलोवाट, ठीक है, और ये तो हो गया डायरेक्ट पावर की रिक्वायरमेंट। अब मैं एक और तरीके से पावर निकालूंगा मैं रिसीविंग एंड पर। कैसे, अपने को वोल्टेज मालूम है 4000 है ना, और वहां का करंट मैंने मान लिया आईआरएमएस, तो वोल्टेज इनटू करंट भी तो होता है आपका पावर, है ना, और ये दोनों पावर रिसीविंग एंड के हैं, मतलब उस शहर के हैं, तो हम दोनों को इक्वेट कर देंगे ना, ठीक है। तो यहां पर देखो ध्यान से, ये आपका कितना हो जाएगा, ये 3 0 कैंसिल, तो ये हो गया आपका कैंसिल, तो ये कितना हो गया आपका 200 एम्पियर, है कि नहीं। मतलब 200 एम्पियर का करंट उस ट्रांसमिशन लाइन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब बताओ, मुझे उस वायर का रेजिस्टेंस पता है, उसमें फ्लो होने वाला करंट पता है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका हीट लॉस निकाल लेंगे अपन, मतलब पावर लॉस निकाल लेंगे। तो आप बताओ, यहां पर हम बोलेंगे देयरफॉर पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट इज इक्वल टू कितना, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर ना, आई स्क्वायर आर होता है कि नहीं होता है आपका पावर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के कारण इतना पावर लॉस होगा। तो ये देखो आई आर एम एस कितना, 200, 200 का स्क्वायर इंटू आर, आर कितना है आपका 15 ओम। तो ये देखो ध्यान से, ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 10 की पावर 4 लिख सकते हैं, इंटू 15, 15 इंटू 4 कितना 60, इसका एक 0 ले लो तो 10 की पावर 3 हो जाएगा, तो इसको हम लोग 600 किलोवाट बोल सकते हैं ना। मतलब 600 किलोवाट का लॉस हो गया ट्रांसमिशन में, ठीक, क्लियर। चलो अब देखो ध्यान से, ये तो हो गया पहले पार्ट का जवाब, है ना। बस यहां पर ध्यान रखना, ये मैंने क्या काम किया है, जो हमें रिसीविंग एंड पर पावर रिक्वायरमेंट है वो डायरेक्टली गिवन है 800 किलोवाट, और हमने एक और तरीके से पावर निकाल लिया रिसीविंग एंड का, है कि नहीं, क्योंकि जो आपकी सप्लाई हो रही है
वो उस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू हो रही है और उसका वोल्टेज कितना है 4000 वोल्ट, 4000 वोल्ट टू 220 वोल्ट। तो यहां पर 4000 वोल्ट के थ्रू रिसीविंग हो रही है, तो वोल्टेज इनटू करंट भी क्या होगा, पावर होगा। तो दोनों पावर को इक्वेट करके मैंने करंट निकाल लिया और करंट से निकाल लिया I²R करके पावर लॉस। क्लियर? ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान से सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है। देखो सेकेंड पार्ट में, हाउ मच पावर मस्ट द प्लांट सप्लाई एज्यूमिंग देयर इज नेग्लिजिबल पावर लॉस ड्यू टू लीकेज। ठीक है, मतलब कितना पावर प्लांट सप्लाई कर रहा होगा, कितना पावर वो जो जनरेटिंग प्लांट है वो सप्लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो अब जरा सोचो, दिमाग लगाओ, हमें रिसीविंग एंड पर मतलब टाउन में कितना पावर चाहिए, 800 किलोवाट। ठीक है, और जो आपका लॉसेस है ट्रांसमिशन लाइन में वो कितना हो रहा है, 600 किलोवाट। ठीक है, इसका मतलब जो जनरेटिंग प्लांट है वो कितना आपका पावर डिलीवर कर रहा होगा, वो 600 और 800 1400 ना भाई। 1400 किलोवाट अगर वो वहां से ट्रांसमिट कर रहा होगा तब तो 600 किलोवाट का लॉस होकर के 800 मिल रहा होगा, हाँ है ना। ठीक है, तो जो भी जनरेट करेगा पावर प्लांट में, है ना, उसका कुछ पार्ट लॉस हो गया और रिमेनिंग टाउन को मिला। तो अपन को निकालना है कितना जनरेट किया है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो जो पावर लॉस हुआ है और जो मिला है दोनों को ऐड करोगे, उतना जनरेट किया होगा उस पावर प्लांट ने, है कि नहीं। ठीक है, तो यहां पर देखो मैं इसका बी पार्ट का जवाब दे रहा हूं। मैं बोलूंगा पावर सप्लाई, ठीक है, बाय प्लांट इज इक्वल टू व्हाट, 800 किलोवाट प्लस 600 किलोवाट। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1400 किलोवाट। क्लियर? ठीक है, ये कहानी हो गई। तो ये हो गया आपके बी पार्ट का जवाब, है ना। अब देखते हैं सी पार्ट क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से। सी पार्ट में, कैरेक्टराइज द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एट द प्लांट, मतलब जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर प्लांट में लगा होता है उसको कैरेक्टराइज करो। कैरेक्टराइज का मतलब उसके वोल्टेज का रेंज बताओ। ठीक है, जैसे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का रेंज गिवन है ना, कितना रेंज है स्टेप डाउन का, 4000 से लेके 220। वैसे ही आपको बताना है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का रेंज ऑफ वोल्टेज। ठीक है, तो सुनो ध्यान से, यहां पर इधर देखो, आप पहले यहां पर आओ, मैं पहले सी की बात करता हूं, ध्यान देना। तुम ये बताओ मुझे स्टेप अप ट्रांसफार्मर को कैरेक्टराइज करना है, मतलब वहां से कितना वोल्टेज निकला होगा ट्रांसमिट होने के लिए। ठीक है, तो अब जरा सोचो, दिमाग लगाओ, हमें रिसीविंग एंड पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में कितना वोल्टेज चाहिए, 4000 वोल्टेज चाहिए, है कि नहीं। मुझे 4000 वोल्टेज चाहिए। ठीक है, फिर वो स्टेप डाउन करेगा कितना, 220 वोल्ट। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब बताओ, मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को कितना चाहिए, 4000 वोल्ट। एग्री हो? ठीक है, तो जनरेटिंग प्लांट में कितना वोल्टेज जनरेट किया होगा ट्रांसमिशन लाइन में, मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर ने कितना वोल्टेज अप किया होगा और वो ट्रांसमिट हुआ होगा लाइन के थ्रू और पहुंचा होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। ठीक है, तो सुनना ध्यान से, आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में कितना वोल्टेज मिला, 4000 वोल्ट, है कि नहीं। और कुछ पावर का ड्रॉपेज, सॉरी कुछ वोल्टेज का ड्रॉपेज उस ट्रांसमिशन लाइन में भी हुआ होगा। तो अगर मैं देखूं कि ट्रांसमिशन लाइन में कितना वोल्टेज का ड्रॉप है, तो वो वोल्टेज ड्रॉप और जो रिसीविंग एंड पे मिला है अपन को 4000, उन दोनों का जो सम होगा उतना ही वोल्टेज उस स्टेप अप ट्रांसफार्मर ने अप किया होगा ना, हाँ है ना। तो ये देखो, सुनो मेरी बात को, मैं बोलूंगा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस
ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन कितना होगा आपका? ये बोल सकते हैं क्या? IRMS इंटू आर, और IRMS कितना है? 2000, रेजिस्टेंस कितना? 15 इंटू 2 30, तो ये 3000 वोल्ट हुआ ना। मतलब 3000 वोल्ट का ड्रॉपेज ट्रांसमिशन लाइन में हो गया, और 4000 मिला है ट्रांसफार्मर को, स्टेप डाउन को, है कि नहीं? तो ऑब्वियस ही बात है, जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर ने स्टेप अप किया होगा वोल्टेज को, वो 7000 किया होगा ना। 7000 वोल्ट उसने ट्रांसमिशन लाइन पर डाली होगी, तब जाकर के 3000 का वहां पर ड्रॉपेज हुआ उस वायर के थ्रू, और जो बचा हुआ वोल्टेज है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हुआ, जो बचा हुआ वोल्टेज है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में रिसीव हुआ। तो अब बताओ, यहां पर हम बोलेंगे देयरफॉर वोल्टेज बाय स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर का शॉर्ट फॉर्म है, ये होगा आपका 3000 जो ड्रॉप हुआ है वायर में, प्लस आपका 4000 जो रिसीव हुआ है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 7000 वोल्ट। बोलो हाँ है ना। मतलब जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है प्लांट में, उसने 440 वोल्ट को क्या किया? 7000 वोल्ट में कन्वर्ट किया, और वो 7000 वोल्ट ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू ट्रांसमिट हुई, लेकिन उस 15 किलोमीटर के सफर में ड्रॉपेज कितना हो गया? 3000 वोल्ट का ड्रॉपेज हो गया। और फिर वो 3000 वोल्ट, सॉरी, जो 4000 वोल्ट है, ड्रॉपेज होने के बाद कितना बचा? 4000 वोल्ट, वो आया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। ठीक है, और फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ने क्या किया? वो 4000 वोल्ट को स्टेप डाउन किया 220 वोल्ट में, और फिर वो शहरों में गया आपका। हाँ है ना। तो यहां पर जो ये बोल रहा है ना कि 4000 वोल्ट 220 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसका मतलब क्या होता है कि इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को 4000 वोल्ट मिल रहा है आपके ट्रांसमिशन लाइन से, और वो उसको स्टेप डाउन कर रहा है 220 में, है ना। और जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जो प्लांट में लगा हुआ है, उसको वो क्या कर रहा है? 440 वोल्ट को हाई वोल्टेज में स्टेप अप कर रहा है वो। तो क्वेश्चन यही था कि कैरेक्टराइज द स्टेप अप ट्रांसफार्मर एट द प्लांट। मतलब जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा हुआ है प्लांट में, वो 440 वोल्ट को कितने वोल्टेज में स्टेप अप कर रहा है वो? ठीक है, तो वो कर रहा है 7000 वोल्ट में। कैसे मालूम चला? क्योंकि यहां पर देखा मैंने कि जो आपका ड्रॉपेज है ट्रांसमिशन लाइन में वो 3000 वोल्ट है, और ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन को कितना मिला? 4000 वोल्ट। तो ऑब्वियस ही बात है, उस ट्रांसफार्मर से कितना मिला होगा? 7000 वोल्ट। मतलब वो जो ट्रांसफार्मर है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, उसने 440 का 7000 किया होगा, है कि नहीं? ये कहानी है। चलो, तो ये हो गया आपका सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 25। तो एक काम करें, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें पहले। चले, तो यहां पर अपना ये क्वेश्चन ओवर होता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया? स्टेप अप ट्रांसफार्मर को जो प्लांट पे लगा हुआ है उसको मैंने कैरेक्टराइज कर दिया कि 7000 वोल्ट, मतलब अगर इसका कैरेक्टराइज की बात करूं तो 440 वोल्ट पे जनरेशन हुआ है, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर ने उसको क्या कर दिया? 7000 वोल्ट तक कन्वर्ट कर दिया है। 7000 वोल्ट तक कन्वर्ट कर दिया है ना। तो ये बेसिकली आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर का कैरेक्टराइजेशन है कि 440 मिला उसको स्टेप अप को, और उसने इतना वोल्टेज बढ़ा दिया। ठीक है ना। चलो ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना आप लोग। 26 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? डू द सेम एक्सरसाइज एज अबव विद द रिप्लेसमेंट ऑफ अर्लियर ट्रांसफॉर्मर बाय 40,000 220 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। मतलब पिछला ही क्वेश्चन अपन को सॉल्व करना है,
ठीक है। लेकिन इस बार जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो उसकी रेटिंग क्या है, 40,000 वोल्ट टू 220 वोल्ट स्टेप डाउन। मतलब इस बार स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 40,000 वोल्ट को कन्वर्ट कर रहा है 220 वोल्ट में, है ना। तो वहां पर वो पूरी चीजें जो अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाली है वो सब निकालेंगे हम यहां पर, ठीक है। तो बस यहां पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को बदल दिया है और वही 3 पार्ट अपन को यहां पर भी सॉल्व करनी है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। फिर बोल रहा है नेग्लेक्ट एज बिफोर लीकेज लॉसेस दो दिस मे नॉट बी गुड assumption एनी लॉन्गर बिकॉज ऑफ वेरी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इन्वॉल्व। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है, नेग्लेक्ट एज बिफोर लीकेज लॉसेस दो दिस मे नॉट बी गुड assumption एनी लॉन्गर बिकॉज ऑफ वेरी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इन्वॉल्व। तो यहां पर जब हाई वोल्टेज में ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, तो ये जो फ्लक्स वगैरह, फ्लक्स का जो लीकेज है ये हम लोग काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। हेंस एक्सप्लेन व्हाई हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इज प्रिफर्ड। मतलब क्यों हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन आपका प्रेफर किया जाता है, ठीक है। अब ध्यान देना आप लोग, यहां पर ये सारी बातों का अपन जवाब देखते हैं, है ना। बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो देखो आप ये बताओ, जो पावर स्टेशन है जहां पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यहां पर 440 वोल्ट का जनरेशन हुआ और स्टेप अप ट्रांसफार्मर ने उसको बढ़ाया। कितने से बढ़ाया मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन वो वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू कहां पर पहुंचा, स्टेप डाउन के पास। कहां पहुंचा, स्टेप डाउन के पास, ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहां पर वो 40,000 वोल्ट को 40,000 वोल्ट को कन्वर्ट कर रहा है 220 वोल्ट में, ठीक है। अब जरा सोचो, स्टेप डाउन को मिल रहा है 40,000 वोल्ट, इसका मतलब जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है उसने 40,000 से ज्यादा वोल्टेज में स्टेप अप किया होगा ना, तब तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप होकर के 40,000 बचा होगा, है कि नहीं, ठीक है। तो यहां पर जब मैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर को कैरेक्टराइज करूंगा ना, तब बताऊंगा कि कितने वोल्टेज में उसने स्टेप अप किया है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर पहले अपन क्या करते हैं, देखते हैं कि कितना आपका पावर लॉस है उस वायर के थ्रू, है ना। वो तीनों चीजें अपन को कैलकुलेट करनी है इस रेटिंग के हिसाब से, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, आप बताओ, जो पहला पार्ट है, शहर को कितना पावर की रिक्वायरमेंट है, 800 किलोवाट। भैया रिक्वायरमेंट तो सेम ही है, 800 किलोवाट, है ना। तो 800 किलोवाट अपना रिसीविंग एंड पर पावर चाहिए, ठीक है। और अब हम एक और तरीके से रिसीविंग एंड का पावर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे पावर, देखो ध्यान से, 800 किलोवाट इंटू 10 की पावर 3 करेंगे वाट में कन्वर्ट करने के लिए। अब बताओ, यही पावर हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं। आप बताओ, रिसीविंग एंड पर वोल्टेज कितना मिल रहा है, 40,000, है ना। और मान लो वहां पर करंट कितना है, IRMS। तो अब बताओ 40,000 इंटू IRMS, बोलो हाँ है ना। तो ये भी आपका पावर होगा रिसीविंग एंड का, और ये भी आपका पावर है रिसीविंग एंड का, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं ना भाई। ये डायरेक्टली पावर गिवन है, ये वोल्टेज इंटू करंट करके पावर निकाला मैंने, ठीक। अब देखो यहां पर ये 3, यहां पर ध्यान देना, ये 4 0 कैंसिल, तो 1 0 बच जाएगा। तो अब बताओ 420 मतलब IRMS आपका 20 एम्पियर है, बोलो हाँ है ना, ठीक है। तो करंट कितना फ्लो कर रहा है उस ट्रांसमिशन लाइन में, 20 एम्पियर। तो अब बताओ लॉस कितना होगा, इस बार लॉस कम होगा ना पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब पिछले क्वेश्चन की कंपैरिजन, वहां पर 200 एम्पियर फ्लो कर रहा था, यहां पर सिर्फ 20 एम्पियर फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, यहां पर देयरफॉर पावर लॉस
पावर लॉस इन ट्रांसमिशन लाइन, इन ट्रांसमिशन लाइन, इन ट्रांसमिशन लाइन इज इक्वल टू व्हाट? हम यहां पर बोल सकते हैं ना IRMS स्क्वायर इंटू आर। बोलो हाँ है ना? ठीक है, तो अब बताओ IRMS का स्क्वायर मतलब कितना? 20 का स्क्वायर, और याद करो रेजिस्टेंस कितना था? 15 ओम ना। ठीक है, तो ये 15 ओम, तो ये बताओ कितना हो जाएगा आपके पास? ये हो गया आपका 400 इंटू 15, तो ये बताओ कितना? 15 इंटू 4 60, तो ये हो जाएगा 6000 वॉट। तो 6000 वॉट का मतलब 6 किलो वॉट, है ना? तो देख रहे हो तुम यहां पर, आपके पिछले वाले क्वेश्चन में 600 किलो वॉट का लॉस था, यहां पर सिर्फ 6 किलो वॉट का लॉस है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर देखो लॉस बहुत कम है, ठीक है ना? चलो अब देखते हैं अपन यहां पर बी पार्ट। ठीक है, देखो तो बी पार्ट में क्या बोल रहा है ना? बी पार्ट में क्या निकालना है? तो प्रीवियस क्वेश्चन का बी पार्ट क्या था कि कितना पावर जनरेट हुआ होगा आपके जनरेटिंग स्टेशन पे, है ना, मतलब जनरेटिंग प्लांट पे। तो आप ये बताओ यहां पर हमें रिक्वायरमेंट कितनी है? 800 किलोवाट की रिक्वायरमेंट है। और एक बार ये देख लेते हैं कि वो जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें कितना पावर लॉस हुआ है, तो वो अपन निकाल चुके हैं 6 किलोवाट। तो तुम बताओ 6 किलोवाट का लॉस और 800 किलोवाट चाहिए, मतलब जनरेटिंग प्लांट पे कितना पावर जनरेट हुआ होगा? 806 ना। तो आप बताओ, सिंपल, पावर जनरेटेड एट प्लांट इक्वल टू व्हाट? 800 किलोवाट प्लस 6 किलोवाट, मतलब 806 किलोवाट, है ना? ठीक है, चल ये क्लियर हुई कहानी। ठीक है, अब जो सी पार्ट था, वो सी पार्ट क्या था? अपन को कैरेक्टराइज करना है ना स्टेप अप ट्रांसफार्मर एट द जनरेटिंग प्लांट। मतलब जनरेटिंग प्लांट में जो लगा हुआ है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, वो कितना वोल्टेज राइज कर रहा है वो अपन को देखना है। ठीक है, 440 तो मिला अपन को टरबाइन से, मतलब जनरेटिंग स्टेशन से। फिर स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है? उसको वोल्टेज को बढ़ाता है, तो कितना बढ़ाएगा वो देखते हैं अपन। तो ये देखो जरा पिछले वाले में आओ जरा, ये जो डायग्राम बनाया था मैंने कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर को 440 मिला और उसने कितना बढ़ाया ताकि यहां पर कुछ ड्रॉपेज होने के बावजूद वो 40,000 वोल्ट डिलीवर कर दे रिसीविंग एंड पर, और फिर वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उसको क्या करेगा? 220 में कन्वर्ट करेगा। तो जरा सोचो, दिमाग लगाओ, हमें रिसीविंग एंड पर 40,000 वोल्ट देने हैं, है कि नहीं? और कुछ वोल्टेज का ड्रॉप ट्रांसमिशन लाइन में भी होगा, मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस ट्रांसमिशन लाइन एंड दिस वोल्टेज, वो दोनों का समेशन के बराबर यहां पर वोल्टेज मिलना चाहिए ना। तो पहले ये देखें कि ट्रांसमिशन लाइन में ड्रॉपेज कितने का है ना? आओ देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पर बात करूं सी में, सिंस वोल्टेज ड्रॉप इन ट्रांसमिशन लाइन कितना होगा? सिंपल IRMS इंटू आर, और IRMS कितना है इस बार? 20 एम्पियर, और आर कितना है? 15। तो आप बताओ कितना हो जाएगा? 15 इंटू 20 कितना हो गया? ये 300, हाँ है ना? तो 300 वोल्ट का ड्रॉपेज हुआ है ट्रांसमिशन लाइन में सिर्फ, है कि नहीं? ठीक है, तो अब बताओ देयरफॉर आउटपुट पावर, मतलब आउटपुट वोल्टेज ऑफ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इज इक्वल टू, तुम बताओ 300 वोल्ट का
वोल्टेज ड्रॉप ट्रांसमिशन लाइन में हुआ है और 40,000 मिल गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को। मतलब कितना उसने जनरेट किया होगा स्टेप अप ने, तो वो किया होगा 300 प्लस 40,000, है कि नहीं? तो ये कितना हो गया आपका 40,300 वोल्ट। मतलब अगर मैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर को कैरेक्टराइज करूं तो यहां पर मैं ये बोलूंगा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है 440 वोल्ट को 40,300 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है कि नहीं? ठीक है, चलो फिर यहां पर इसमें एक और सवाल इंक्लूड किया गया है कि ये आप इधर खुद सोचो कि इस केस में जो आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो 440 को 40,300 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है कि नहीं? मतलब इतना हाई वोल्टेज में स्टेप अप करके ट्रांसमिशन लाइन पे डाल रहा है वो। लेकिन पिछला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वहां पर वो सिर्फ 7,000 वोल्ट में स्टेप अप करके ट्रांसमिशन लाइन में डाल रहा था। तो ये बताओ कि हाई ट्रांसमिशन, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन कौन सा है? ये वाला ना। तो इसको प्रिफर क्यों करते हैं? तो मेरी बात को सुनना ध्यान से, आप ही बताओ। हम ये कहते हैं ऐसा कि जनरली जो ट्रांसमिशन होता है ना वो हाई वोल्टेज में होता है। क्यों होता है? क्योंकि तुमने अभी देखा कैलकुलेशन में, इस केस में जो मैंने पावर लॉस निकाला था, ये देखो पावर लॉस वो कितना है? सिर्फ 6 किलोवाट है। और पिछले क्वेश्चन में जो हमने पावर लॉस निकाला था वो आपका 600 किलोवाट था, है कि नहीं? तो जरा खुद सोचो कि जो पावर लॉस हो रहा है हीट के फॉर्म में ट्रांसमिशन लाइन में, वो हाई वोल्टेज में कम हो रहा है ना, और लो वोल्टेज में आपका ज्यादा था। तो आप बताओ क्या चाहते हो तुम? कि लॉस कम होना, मतलब हाई वोल्टेज में ट्रांसमिशन होना चाहिए, है ना? तो यहां पर हम लोग एक काम करते हैं ना, लॉस का परसेंटेज निकाल के आपको बताता हूं मैं। ठीक है, आओ निकाल के बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान देना। इधर देखो, मैं बोल रहा हूं हाई वोल्टेज का इन हाई वोल्टेज, ऐसा लिखता हूं मैं, इन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। ठीक है, आपका जो पावर लॉस का परसेंटेज है, ठीक है, पावर लॉस परसेंटेज कितना है? पावर लॉस कितना हुआ है? 6 किलोवाट। और आपके जनरेटिंग स्टेशन से कितना मिला था? 806 किलोवाट ना। देखो $806 किलोवाट पावर जनरेटेड एट प्लांट इज 806 किलोवाट। तो ये देखो अपन को जनरेटिंग प्लांट से मिला 806 और सिर्फ 6 किलोवाट का लॉस हुआ। तो अगर लॉस परसेंटेज देखना है तो 6/806 इंटू 100 है ना। तो आप बताओ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 600। ठीक है, पहले काम करो 2 3 और ये 40 आपका 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना आपके पास? 300/403। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये 3000 हो जाएगा। 0.7% के आसपास, मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूं, तो 0.7% के आसपास का लॉस है सिर्फ, जब हाई ट्रांसमिशन में ट्रांसमिशन, हाई वोल्टेज में ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक, वहीं अगर हम बात करें इन लो वोल्टेज ट्रांसमिशन, जो प्रीवियस क्वेश्चन था आपका, उसमें क्या था कहानी? पावर लॉस का अगर परसेंटेज देखें तो आप बताओ 600 किलोवाट का लॉस था और वहां पर जनरेट कितना हुआ था? वो था आपका 1400 किलोवाट, है ना। तुम बताओ ना, 600 किलोवाट का लॉस है और शहर को कितना चाहिए? 800, मतलब 800 और 600 1400 जनरेट किया होगा वहां से पावर। तो अगर हम 600/1400 करें इंटू 100, तो आप बताओ देख करके, यहां पर ये कैंसिल आउट, 2 3 और 2
7, तो 3/7 इन 200, तो ये कितना आएगा आपके पास 300/7, तो यहां पर 7 4 28, 202, ठीक है 42, और फिर 2060 मतलब 8, 42.8% का लॉस है भाई। मेरा तुम देख रहे हो, मतलब यहां पर इस केस में जब लो वोल्टेज में ट्रांसमिशन हो रहा है तो 1400 किलोवाट जनरेट करना पड़ा, तब जाकर के आपका 600 का नुकसान होकर के 800 मिला है कि नहीं। तो आप बताओ, लॉसेस जिसमें कम होंगे वही प्रेफर करेंगे ना हम, ठीक है। तो हम बोलेंगे देयरफॉर वी प्रेफर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। है कि नहीं, ठीक है, ये कहानी है। तो यहां पर अपना ये पूरा खत्म होता है पार्ट। तो एक काम करें आप लोग, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, तो यहां पर अपना खत्म होता है एनसीईआरटी सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस पूरे एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आपने यही देखा, मतलब स्पेशली अगर हम बात करें ये पार्ट 4 के क्वेश्चंस, इसमें सारे क्वेश्चंस बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे, मतलब एक डीप थिंकिंग क्वेश्चन था, है ना। तो यहां पर आप ये सारे क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है पहले आप लोग खुद ट्राई करके देखना, और उसके बाद इसके सॉल्यूशन को देखना और फिर करके देखना। तो जब आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस यहां पर मिलेगा, ठीक है। तो चलें, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल magnetbrains.com पे जाएं, है ना। वहां पर आपको ऐसे बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 1-2 टॉपिक पढ़ने के बाद कोई आपको कूपन लगाना पड़ रहा हो, कोई पेमेंट करना पड़ रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारा कंटेंट बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट आपके लिए बिल्कुल फ्री है ना। तो बस अंत में यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर इस वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिला हो तो आप इसको लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो आप इसको जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो हो वो आपसे बिल्कुल मिस ना हो, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल पाए। थैंक यू।